Yeah, we are live now. ओके सर। चलें, आज हमारा फाइनल सेशन है जीआरई के हवाले से। तो आज हम जस्ट जनरल डिस्कशन करेंगे जीआरई की। और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, कोई डाउट हो तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। जीआरई का ओवरव्यू भी थोड़ा देख लेते हैं, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। साथ साथ फिर हम क्वेश्चन लेंगे और डिस्कस करेंगे। जी सर यामीन। वो सर गलती से हो गया। करेक्ट करेक्ट। ओके सर। आई थिंक पार्टिसिपेंट तो रेगुलर ही हैं हमारे, जो ज्वाइन करते रहे हैं, तो उन्हें जनरल तो जीआरई का आइडिया है। वो उसको हम बिल्कुल ज़ीरो से नहीं बताते कि जीआरई क्या है और उसकी वर्थ क्या है। जैसे ये हमें पता है कि इसके कितने सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन में क्या क्या होता है। इस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम सिर्फ आज बात करेंगे इसके कंटेंट की, कि इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें तैयार करें और हमने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर की। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और ये बड़ी डिटेल में सर यामीन ने एक्सप्लेन किए थे। इनके साथ ये इनकी एग्जांपल्स भी हैं कि क्वेश्चंस किस तरह, इनको हम खैर प्रैक्टिस काफ़ी कर चुके हैं, अब हमें आइडिया है कि किस क्वेश्चन को हमने किस तरह डील करना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके, जो मटेरियल हमने इस कोर्स में कवर किया, और नॉर्मली अगर कोई जीआरई की तैयारी करना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए और किस करना चाहिए। अच्छा, क्वांट के लिए सबसे पहले रिकमेंडेड यही होता है कि कोई अगर मैथ बैकग्राउंड से है तब भी, और अगर नॉन मैथ से है तो तब भी उसे सबसे पहले अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, वो बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो फिंगर टिप्स पे हो जाए। फिर आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जीआरई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो मैथ बैकग्राउंड से है वो तो कहीं से भी तैयार कर सकता है, लेकिन नॉन मैथ मैथ बैकग्राउंड के लिए रिकमेंडेड ये है कि सबसे जो इजीएस्ट वे में, इजीएस्ट लैंग्वेज में जो हमारी फंडामेंटल्स या मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की बुक है, वो ये मैनहट्टन की बुक है, जिसे हमने इस कोर्स में काफ़ी डिटेल में कवर किया। और इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है मैथ्स के, जो कि आपको अलहदा से करने पड़ते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आता है। तो अगर आप ये मैथ्स की बुक कवर करते हैं, इसमें 10 चैप्टर्स हैं, और इसमें आपके अलजबरा और अरिथमेटिक कंप्लीट कवर हो जाता है। फिर स्टैट्स और आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो रह जाती है, तो वो आप अलहदा से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और रिकमेंड की जाती है, मैथ्स रिव्यू बाय ईटीएस, लेकिन ये जो इसका राइटिंग स्टाइल है वो इस, अगर आप मैनहट्टन से कंपेयर करें तो काफ़ी मुश्किल है। मैनहट्टन को आप बिल्कुल अगर एक लेमैन की तरह भी लेके समझना चाहें, लेमैन भी कोई समझेगा जिसे मैथ की अलिफ बे भी नहीं पता, तो वो आराम से इसको समझ सकता है। लेकिन मैथ रिव्यू के लिए आपकी कुछ ना कुछ बेस हो तो फिर आपको ये ज़रा समझ आना शुरू होती है, अदरवाइज इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। फिर इसके साथ ये मगूज की जीआरई वीडियोस हैं, ये मैंने भी देखी हैं और इनसे काफ़ी चीज़ें मैंने समझी हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी कि आप जो भी कॉन्सेप्ट इस मैनहट्टन की बुक या मैथ रिव्यू से पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप उसी कॉन्सेप्ट की वीडियो यहाँ से देख लें, तो वो आपको, मैं कहता हूँ कि 100 से फिर 200 प्लस पे आपकी जो है ना लर्निंग चली जाती है उस कॉन्सेप्ट के हवाले से, क्योंकि ये
टिपिकली जीआरई की स्कोप में रहते हुए वीडियोस बनी हुई हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उतना ही मटेरियल इसमें बयान किया गया, वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया जो जीआरई से रिलेटेड है। अदरवाइज तो टॉपिक्स बहुत वास्ट है मैथ के, लेकिन उसकी स्कोप इन वीडियोस में जीआरई तक रखी गई है। तो ये वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं क्वांट के लिए, आप क्वांट के लिए ये वीडियोस ज़रूर देखें। और ये छोटी छोटी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, तो ये देखनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं इन तीन से या दो से या एक से, वो आपकी मर्जी है, वो आप कितना इसमें डेप्थ में जाते हैं। तो जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके बाद आपने क्वेश्चंस को ना सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो सीखनी होती हैं। उसके लिए ये 6 स्ट्रेटजी गाइड्स हैं, या तो आप इनको पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, अदरवाइज आप फिर डायरेक्ट जीआरई की जो ऑफिशियल ईटीएस की बुक्स हैं आप उन पे जंप कर लेते हैं, जैसे हमने इस कोर्स में किया था। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके बाद हमने डायरेक्ट इस पे जंप किया, और जो टॉपिक्स उसमें नहीं थे जैसे प्रोबेबिलिटी स्टैट्स वो हमने डिस्कस करके तो हम इनके क्वेश्चंस पे आ गए थे प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि ये मैनहट्टन की जो गाइड्स हैं ये काफ़ी लेंथी भी हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन लेंथी हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आपको ये पहले ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें फिर आपके जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स रह भी जाते हैं वो इसमें बड़ी डिटेल से मेंशन है, तो आप इधर से वो आराम से कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने आना होता है जीआरई के ऑफिशियल मटेरियल पे, जो कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए रिकमेंडेड है कि सिर्फ आप ईटीएस के ऑफिशियल मटेरियल को ही ज़्यादा टाइम दें, और क्योंकि वो रियल टेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होंगे। बाकी मैनहट्टन में जो इनकी वेबसाइट पे, प्रिंसटन की वेबसाइट पे, मगूश की वेबसाइट पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के जीआरई के रियल टेस्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन जो हैं लास्ट में जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इन स्ट्रेटजी गाइड्स को पढ़ के स्ट्रेटजीज भी सीखते हैं। ठीक है, मतलब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं फर्ज कर लें, तो इसमें इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट वे कौन सा है और आपको कौन सा मेथड लेके चलना चाहिए। अदरवाइज तो ये है कि क्वेश्चन जब आप रियल टेस्ट में सॉल्व आउट करेंगे, आप एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में हो सकता है कि उस टाइम कोई एक आइडिया ही आ रहा हो या एक मेथड ही आपके जहन में हो कि इसको मैं इस तरह लेके चल सकता हूँ, तो आप बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से उसी को अप्लाई कर देंगे। लेकिन स्ट्रेटजी गाइज पढ़ने से आपको कम से कम स्ट्रेटजीज का आइडिया हो जाता है। तो आपके पास टाइम हो तो आप ये ज़रूर पढ़ें। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को सिर्फ जीआरई के ऑफिशियल मटेरियल से कवर करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रह जाता है तो आप एडिशनली और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकी मटेरियल पे, लेकिन ये आपको 100% प्रैक्टिस करके समझना है कि इन क्वेश्चंस में जो ईटीएस के ऑफिशियल गाइड्स में है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से फिर कोई एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, उनमें जो कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किए हैं आपने उनको बेसिकली प्रैक्टिस करना है और क्लियर करना है। और लास्ट में जब आप समझते हैं कि आपकी तैयारी अब कंप्लीट हो गई है, जो आपने एक टाइम रखा हुआ था, प्लान्ड आपने ड्यूरेशन रखा हुआ था कि इतने अरसे में मैंने करनी है, और आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मुझे किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं है, तो फिर आप ईटीएस की जो वेबसाइट है उस पे 2 मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप वो अटेम्प्ट करते हैं। एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये सर यामीन ने भी बताया था लॉग मेंटेन करने का। लॉग शीट अपने लिए मेंटेन करें, उसमें आपको जिस टॉपिक में भी प्रॉब्लम आता है वो फिर आप दोबारा से डिटेल में देख के उसको क्लियर करते हैं। तो आप ये जब अटेम्प्ट करेंगे ना ईटीएस का मॉक, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन जो है ना सही अटेम्प्ट नहीं किया, या उसमें आपको कन्फ्यूजन रही। तो उसको फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करके मजीद डेप्थ में देख के अपने डाउट्स क्लियर करें, और फिर आप दोबारा उसका मॉक टेस्ट देते हैं। अब मॉक टेस्ट में भी जैसे हमने कहा कि ईटीएस के ऑफिशियल क्वेश्चंस हम सिर्फ ईटीएस से करेंगे, और अगर आपके पास टाइम भी है और आप एनर्जी भी है कि आप मज़ीद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास बहुत सारी वेबसाइट जो मैंने भी जिक्र किया और सबको तकरीबन पता भी है, तो आप उन पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फिर
प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह मॉक टेस्ट का भी है कि अगर आप दो मॉक टेस्ट दे चुके हैं और लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और मॉक टेस्ट देना चाहूँ, तो फिर कुछ मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं मैनहट्टन पे भी फ्री, फिर आप वो दे सकते हैं। और अगर आप फिर पेड देना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं ईटीएस के ही देना चाहता हूँ, तो फिर ईटीएस के पेड मॉक्स हैं, फिर आप वो ले सकते हैं। वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनकी एग्जैक्ट प्राइस अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनको फिर वहाँ से लेके अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। और कुछ लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप ये ग्रेग मैट एक प्लेटफॉर्म है कि इस पे भी एक पेड कोर्स है कि आप वो पेड कोर्स ले लें। और सीनियर्स काफ़ी रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने पैसे खर्च करने ही हैं ईटीएस के अलावा, ईटीएस तो प्रायोरिटी वन है हमारी, अगर आप कोई पेड चीज़ भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी आप कोई प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है, आपको अभी उतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई मेरी तैयारी 100% होगी है, तो आप फिर ये ग्रेग मैट का एक स्टडी प्लान है वो देख के तो वो भी ले सकते हैं। उसकी आई थिंक $10 to $15 है मैक्सिमम मंथली। तो आप वो एक महीने की या 2 महीने की स्टडी प्रेप ले लें, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम साथ साथ फिर इसको क्लियर करते जाएंगे। बाकी ये जितना भी मटेरियल हमने बताया, मैनहट्टन की जो गाइड हमने ये फंडामेंटल वाली पढ़ी, ये मैथ्स रिव्यू की बुक, ये क्वांट की जो वीडियोस हैं, ये स्ट्रेटजी गाइड्स हैं, ये ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स हैं, ये तमाम जो हैं हमने एक ड्राइव में इकट्ठी रखी हुई हैं। और वो ड्राइव का लिंक जो है स्लैक के चैनल में शेयर भी हुआ हुआ है, जिसे आप अगर ओपन करते हैं तो आपके पास ये ड्राइव शो होती है। ठीक है, साथ साथ मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में आसानी हो। ये आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले देखें जीआरई वोकेबलरी मटेरियल है, इसको हम बाद में देखते हैं, वोकेबलरी जब डिस्कस करेंगे। बाकी जीआरई की बुक्स में अगर आप आते हैं तो इसमें दो फोल्डर हैं, एक मैनहट्टन बुक्स का है और एक ईटीएस की बुक का है। ईटीएस में तमाम ऑफिशियल गाइड्स भी हैं। ये मैथ्स रिव्यू की बुक है जिसकी बात की थी बेसिक के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये एक बाद में डिस्कस करते हैं इशू टॉपिक पूल है, जो ऐसे के टॉपिक्स हैं ईटीएस के ऑफिशियल, उस हवाले से है। और एक बिग बुक है। अच्छा, ये एक बिग बुक भी है आईटीएस की, जो काफ़ी पुरानी है, 1990s की बुक है। लेकिन क्वांट के लिए लोग कहते हैं कि ये आप लाजमी पढ़ें, या आप वर्बल में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए भी आप पैसेजेस वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीडिंग के लिए आपको ये फ़ायदा देती है। चलें, क्वांट के लिए तो ये चीज़ें होगी क्लियर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ लें। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। वर्बल देख लें। वर्बल में भी हमने डिस्कस किया था कि तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्विवेलेंस, जो काफ़ी डिटेल में और बड़े अच्छे से सर यामीन ने हमें एक्सप्लेन किए थे एग्जांपल्स के साथ। तो उसके बाद इसके प्रिपरेशन मटेरियल की बात करते हैं। अब जीआरई में जो क्वांट है उसका मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो वर्बल है इसके लिए मटेरियल वेबसाइट्स पे जो अवेलेबल है वो बहुत कम है, और अप टू द मार्क वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस के लिए यही रिकमेंडेड है कि आप जो ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स हैं उन्हीं में से इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और वो अगर आप कर लेते हैं 100%, तो वो वर्बल के लिए इनफ होती है कि आप उसमें इतना स्कोर ले लेते हैं जितना आपको आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आपका एक प्रोपोज्ड स्कोर है कि आप इतना लेना चाहते हैं। क्योंकि हमारा
ज़्यादातर फोकस क्वांट पे होता है, क्योंकि आगे एडमिशन्स में भी ज़्यादातर क्वांट का स्कोर ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारा भी ज़्यादा फोकस ये होता है कि मैक्सिमम स्कोर हम क्वांट से लें, उसे हम आसान भी समझते हैं। बहरहाल ईटीए इसको वर्बल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बगैर आपका ओवरऑल स्कोर बहुत हर्ट होता है अगर आप इसको ज़रा सा भी लीनियंट लें या इजी लें। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं कि जस्ट फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप जब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो आपने इसके लिए वोकेबलरी बिल्ट आउट करनी है अपनी। ठीक है, वोकेबलरी के लिए फ्लैश कार्ड्स रिकमेंड किए जाते हैं, और फ्लैश कार्ड फिर मगूश के फ्लैश कार्ड सब रिकमेंड करते हैं कि वो अच्छे हैं और आसान बने हुए हैं। आप उनके बेसिक और कॉमन वर्ड्स मिनिमम ये वर्ड्स लाजमी तैयार करें। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मगूश की वेबसाइट पे आप आएंगे तो अच्छा, मगूश की आप वेबसाइट खोलें gre.magoosh.com, तो आपको जो इसका होम पेज मिलेगा उस पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। वो अकाउंट बना लेंगे तो फिर आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह पेज शो होगा। इसमें आप रिसोर्सेज में जाके, तो यहाँ पे ये वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स हैं। ठीक है, आप इनमें जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप इस वोकेबलरी फ्लैश कार्ड की ऐप जो है अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे भी और एप्पल वाले मोबाइल पे भी, आईफोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पे वो अवेलेबल है, दोनों स्टोर्स पे इसकी ऐप भी अवेलेबल है। आप वहाँ पे भी कर सकते हैं ताकि आपको अगर मोबाइल से पढ़ना चाहें तब भी पढ़ सकते हैं, ज़रा हैंडी हो जाता है। अदरवाइज आप इसकी वेबसाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो ये ऑप्शन है स्टार्ट स्टडिंग ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये मगूश के फ्लैश कार्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉमन वर्ड्स वन है, इसमें ये टोटल 51 वर्ड्स हैं, 51 वर्ड्स कॉमन वर्ड्स टू में। इस तरह ये कॉमन वर्ड्स के 6 टैक्स हैं और बेसिक वर्ड्स के 7 टैक्स हैं। ठीक है, ये टोटल तकरीबन बन जाते हैं 650 वर्ड्स। तो यही रिकमेंड किए जाते हैं कि मिनिमम आप ये वर्ड जो हैं यहाँ से याद करें। जिस तरह आप ये खोलें, एक डेक में आपके सामने खोलता हूँ, अब ये वर्ड आया, आपने इसका मीनिंग देखना हो, आप यहाँ मीनिंग देखें, नीचे उसका सेंटेंस भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप इसका मीनिंग गूगल पे देख सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। आप इसको मतलब आगे जिस तरह मर्जी याद करें, लेकिन आपने ये वर्ड्स को याद करते जाना है और इस तरह अपनी वोकेबलरी बिल्ट आउट करनी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, तो उस हिसाब से फिर आप लेके चलते हैं कि डेली बेसिस पे आप कितने वर्ड्स को तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वोकेबलरी लाजमी है वर्बल को अटेम्प्ट करने के लिए। अब जैसे हमने क्वेश्चन टाइप्स की बात की थी, ये जैसे इसमें अब ये जो टेक्स्ट कंप्लीशन है और सेंटेंस इक्विवेलेंस है, इसमें ये वोकेबलरी बहुत मैटर करती है। जैसे अभी ये है सेंटेंस इक्विवेलेंस ना। अब इसमें देखें, आपने इस फिल द ब्लैंक्स को फिल करना होता है, तो इसमें ये जो वर्ड दिए हुए हैं ये उसी वोकेबलरी से मैक्सिमम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके दरमियान भी ये जो सेंटेंस है इसमें भी वो वर्ड्स यूज हुए होते हैं। तो आपको वो मतलब समझने के लिए और उस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ समझ के यहाँ पे कोई भी एक करेक्ट आंसर पिक करना होता है। तो उसके लिए आपकी वोकेबलरी जब तक नहीं होगी आप ये अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब कहने का ये है कि जिस तरह हम अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पे तुक्के मारते थे, तो यहाँ पे तुक्के नहीं चलते। तो आपको वोकेबलरी लाजमी बिल्ड करनी है अपने लिए। इसी तरह जो दूसरी टाइप है, ये वाली टेक्स्ट कंप्लीशन, इसमें भी सेम वही चीज़ है। इसमें टू ब्लैंक थ्री ब्लैंक आती हैं, सिंगल ब्लैंक भी होती है लेकिन टू ब्लैंक थ्री ब्लैंक भी है। तो इसमें भी उसी तरह के आपको वो वर्ड्स जब तक उनके मीनिंग्स नहीं आएंगे, जैसे अब ये है, ये वर्ड्स हैं, तो इनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे तो आप वो करेक्ट जो ऑप्शन है वो पिक नहीं कर सकते।
तो आपने वोकेबलरी अपनी बिल्डअप करनी है। तो जिस तरह क्वांट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करते हैं और फिर आप आगे चलते हैं, इसी तरह अगर आप वर्बल की तैयारी शुरू करते हैं तो एक तरफ आपने वोकेबलरी को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, और उसके लिए बताया कि मगूश की फ्लैश कार्ड आप लेके चलें। मगूश के फ्लैश कार्ड जो बताए हैं 650 वर्ड्स, अगर आप वो 650 वर्ड्स तैयार करते हैं और उनके एक एक दो दो सिनोनिम्स भी साथ देखते जाते हैं, तो वो तकरीबन आपके जो जीआरई की वोकेबलरी है वो तकरीबन 800 प्लस पे चली जाती है। तकरीबन 150 to 200 वर्ड्स जो हैं आपके, उनके जो वर्ड्स आप 650 याद करते हैं ना, उसके साथ 150 या 200 वर्ड्स सिनोनिम में आपको याद हो जाते हैं, वो भी जीआरई के ही वर्ड्स हैं। ठीक है, तो तकरीबन आपकी 900 तक वोकेबलरी उसमें तैयार हो जाती है। उसके बाद आप डायरेक्ट फिर ऑफिशियल जीआरई गाइड्स हैं, इन पे आज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस आउट करते हैं। तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। और इसके साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज दिया होता है उसको समझने के लिए हमने शेयर किए हुए थे तीन। सर वो लिंक कौन कौन से थे वो बता दें आप, जहाँ से आर्टिकल्स रीड आउट करने होते मैंने शेयर कर दी वैसे चैट में। हैं। ठीक है, वो न्यूयॉर्कर और आई थिंक वो वाले ना। जी जी। ठीक है, ये हमने स्लैक चैनल में भी वैसे शेयर किए हुए हैं। तो वो तीन लेके वहाँ से आप ऑनलाइन कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उन आर्टिकल्स में जीआरई के वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो उससे आपकी ज़रा रीडिंग स्ट्रांग होगी और आपको जब तक आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं साथ साथ आपको रीडिंग में उस वर्ड्स का जो है ना कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि ये जीआरई के जो वर्ड्स हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे हैं। तो जब आपकी वो प्रैक्टिस होती जाएगी तो आप जब रियल टेस्ट में होंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज समझने में आसानी होगी। ओके, उसके बाद मगूश के कुछ जीआरई की भी वीडियोस हैं। ये मैंने तो प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप एडिशनल तौर पे ये कर सकते हैं। अदरवाइज आप बस वोकेबलरी तैयार करें और ये दो गाइड जो हैं इनमें जो भी वर्बल का मटेरियल मौजूद है, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करें और आप उसके बाद बिल्कुल जीआरई के वर्बल के लिए रेडी होते हैं। और उसके बाद मॉक टेस्ट का उसी तरह है कि आप जब कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपकी वोकेबलरी भी इनफ होगी और आपने ईटीएस का ऑफिशियल मटेरियल भी कवर कर लिया, तो फिर आप ईटीएस के वही जो मॉक्स, जो दो फ्री मॉक्स हैं, वो क्वांट और वर्बल के इकट्ठे ही होंगे, तो वो आप इकट्ठे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें जो भी आपका स्कोर आता है वो आपको बता रहा होगा कि आपकी तैयारी तकरीबन किस लेवल पे है उस टाइम। और इसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपका स्कोर कंसिस्टेंट है और वो 315 प्लस है, ठीक है, 315 प्लस आ रहा है आपका ओवरऑल स्कोर, तो फिर आप मतलब गुड टू गो हैं कि आप रियल टेस्ट में भी उतना स्कोर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो फिर आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कम स्कोर वाले मॉक के रिजल्ट्स के साथ आप कभी भी रियल टेस्ट की तरफ ना जाएं, अदरवाइज आपका स्कोर रियल टेस्ट में कम हो जाएगा। और फिर इसी तरह अगर आपके पास टाइम हो और आप कोई पेड मटेरियल लेना चाहते हैं तो ये ग्रेग मैट फिर वर्बल के लिए भी रेकमेंड किया जाता है कि आप वर्बल में भी, अगर आपने तमाम ऑफिशियल मटेरियल कवर कर लिया, आपने मॉक्स भी कर लिए और उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप चाहते हैं मैं और एडिशनल मटेरियल लेके चलूं, तो आप ग्रेग मैट का स्टडी प्रेप लेके तो उससे भी वर्बल की तैयारी कर सकते हैं। और इसके बाद एनालिटिकल राइटिंग है, ऐसे राइटिंग। इसमें एक ही हमारे पास ऐसे आता है जो हमने आधे घंटे में लिखना होता है। तो
इसके लिए हमें रेकमेंड ये किया जाता है कि आप इसकी तैयारी शुरू से स्टार्ट ना करें, और इसके रिजल्ट को भी उस तरह इतनी इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है कि इसमें रिजल्ट आपका अगर बैंड स्कोर कम भी आता है, क्योंकि ये 1 से 6 तक इसका बैंड होता है, उसमें से बैंड आता है। तो उसमें अगर आप मिनिमम बैंड लोग 2.5 3 मिनिमम अगर बगैर तैयारी के भी दें तो वो इतना ले लेते हैं। तो आप अगर उसकी थोड़े दिन भी तैयारी करेंगे तो वो आप आराम से 3.5 या 4 तक जा सकते हैं। तो इसके लिए रिकमेंड यही किया जाता है कि लास्ट 8 to 10 डेज या 2 वीक्स आप बस इसकी तैयारी करें, और वो भी जस्ट आप डेली बेसिस पे अगर एक ऐसे लिखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी होता है। एक ड्राइव में हमने बुक शेयर की हुई है ईटीएस की ऑफिशियल। वो ईटीएस का टॉपिक पूल है जिसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं, और ईटीएस उसी में से टॉपिक चूज करके, उन्हीं टॉपिक्स में से कोई टॉपिक चूज करके, उससे रिलेटेड टॉपिक चूज करके आपको पेपर में इसके टेस्ट में देता है। तो आप उसमें से कोई भी रैंडम टॉपिक चूज करें। फर्स्ट डे आप उसको, उस पर कोई ऐसे लिखें। आपका जितना भी टाइम लगता है कोई नहीं, आप उसमें ऐसे एक कंप्लीट करें, और उसको फिर आप चैट जीपीटी की मदद से एवेलुएट कर सकते हैं कि आपने उस ऐसे में उसको कंप्लीट कवर किया है या नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद फिर आप जब 2 3 ऐसे लिख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इसका स्ट्रक्चर कैसे रखना है। और जैसे हमने डिस्कस किया था पिछली लास्ट वीक में कि आपने ऐसे में क्या क्या मेंशन करना होता है। आपने क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड ऐसे होता है, तो आपने या तो आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं, या आप उसकी फेवर में लिख सकते हैं, या आप उसके अगेंस्ट लिख सकते हैं, और या आप दोनों पॉइंट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं न्यूट्रल रह के। तो अब वो आप जिस साइड पे भी रहना चाहते हैं, बस जिस साइड पे भी रहेंगे उसको आपने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, या उस टाइम में और उस ऐसे में कंप्लीट बयान करना है, ताकि आपका ऐसे अधूरा ना रहे। मतलब पढ़ने वाले को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो के राइटर ने जो ऐसे लिखा है उसकी इंटेंशन क्या है, और वो किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है या किस चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो उसको क्लियर पिक्चर दे रहा हो। तो ये ज़रूरी है। तो जब आप 2 3 ऐसे लिख लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर मैंने कैसे रखना है, और उसके बाद फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप ईटीएस से कोई भी टॉपिक चूज करें रैंडमली, और 30 मिनट्स का टाइमर लगा के आप उस ऐसे को लिखें। और डेली बेसिस पे आपने फिर हिस्सा करना है। एक वीक तकरीबन आप अगर हिस्सा करते हैं तो आप वो 30 वीक्स वाली जो कैप है जीआरई की रियल टेस्ट की, आप उसको आराम से अचीव कर लेंगे। मतलब 30 मिनट्स में पूरा ऐसे लिखना नॉर्मल दिनों में हमारे लिए मुश्किल होता है। टाइपिंग स्पीड का भी इसमें बहुत रोल है। अगर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आपको इशू नहीं होगा, अदरवाइज आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये 30 मिनट्स वाला टाइमर रख के लाजमी प्रैक्टिस करें लास्ट वीक में, और उससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 हफ्ते या 10 दिन मैक्सिमम में, कि आपने अगर 8 10 ऐसे लिख लिए और वो आपने टाइम में टाइम रख के लिखे टाइमर के तहत, एग्जाम सिनेरियो बन जाता है वो। तो उसमें लिखे हैं तो फिर आप रियल टेस्ट में भी उसी तरह नॉर्मल जाके उसी तरह का टॉपिक आएगा और आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, और आपका इसमें भी स्कोर फिर अच्छा आ जाएगा। चलें, ये 3 इसके मेन सेक्शंस थे जिनका मटेरियल भी हमने डिस्कस किया। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इसमें कोई ऐड करना चाहे चीज़, तो वो कर सकता है। अच्छा चले आगे से मैं करता हूँ। जी सर। अम, अ, जैसे हमने सारा कुछ कवर कर लिया हुआ है, मैं इसमें मेन चीज़ बताऊंगा कि हमने जो है ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। या मतलब किस वाले बुक को साथ लेके चल रहे हैं, मतलब 3 4 बुक्स को आपने आपस में मिक्सअप नहीं कर देना। क्वांट के लिए जो बेहतर है वो मैं यही कहूँगा कि क्वांट के लिए आप ये जो एटीएस की ऑफिशियल बुक्स हैं उनको आप बार बार करें। मतलब एक दफ़ा आपने कर लिया उनको सॉल्व सॉल्व दोबारा करें, फिर तीसरी दफ़ा दोबारा करें। ठीक है।
जो 5 LB वाली बुक है वो वाली भी अच्छी है। वो आप कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए उसको भी आप कर सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं ATS वाली बुक को रिकमेंड करूंगा, अगर उन्हीं को बार बार आप चलाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। दूसरी ये वर्बल के अंदर ये है कि वर्बल के अंदर आपको कहीं से भी मटेरियल मिलता है। ये रेडिट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसका पड़ा होता है, GRE के सब रेडिट है उसके ऊपर पड़ा होता है। और इसके अलावा वैसे भी जो आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, मतलब काफ़ी क्वेश्चनिंग पड़ी होती है, सेंटेंस इक्विवेलेंस भी पड़ी होती है, ये टेस्ट जनरेशन भी पड़ी होती है, सब कुछ पढ़ा होता है। आपको इन क्वेश्चंस को आप जितना सॉल्व करेंगे उतना बेहतर है। इसमें ऐसा सच कुछ भी नहीं, कोई वो बात नहीं है कि आपने एक टिपिकल इसमें सिलेबस की तरफ जाना है, आपको वो वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप जितना सॉल्व करेंगे उतना आपको बेहतर है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अपना टारगेट स्कोर रखें। सबसे पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने कितना टारगेट करना स्कोर। आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं जितना 340 को टारगेट कर लूँगा, जबकि आप उतनी आपके अंदर वो एहलियत हो ही नहीं। तो जिस टारगेट अपने जहन में सेट करके रखें उस लिहाज से रिसोर्सेज कंसल्ट करें, उस लिहाज से आप दिन में उतना टाइम दें। ये काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिशियल होता है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, अब GRE आपने देना है, GRE के लिए आप टेक्स्ट टेस्ट बुक करें। कुछ कूपन्स वगैरह आप आएंगे अक्टूबर में, मोस्ट प्रोबेबली आप सब देंगे, तो उसके कूपन्स वगैरह अभी आए तो नहीं है, अभी आएंगे तो वो फिर मुझे भी जब मिलेंगे मैं शेयर करता रहूँगा। पहले भी मैंने शेयर किया था कूपन्स के थ्रू रजिस्टर करवाता था। तीसरा ये कि आप, मैंने उस दिन बताया था कि आपको GRE जो है वो मेंटल मैथ आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर जो है वो बहुत सिंपल होता है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेटर के अंदर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह वो नहीं मिलती हैं। आपको प्लस माइनस वगैरह मल्टीप्लिकेशन के साइंस बस यही सब कुछ मिलता है। उसके लिए आपका मेंटल मैथ्स अच्छा होना चाहिए। मेंटल मैथ के लिए आपका ये है कि आप प्लस माइनस हर रोज़ आप कहीं गाड़ी में कहीं जा रहे हैं या फिर फ्री टाइम में कुछ ऐसा वैसा कर रहे हैं, तो उस दौरान आप बजाय इसके मोबाइल यूज़ करें फजूल में, तो आप वो ये कर लें कि आप उसको मेंटल मैथ की तैयारी कर लिया करें, अपने माइंड गेम्स अपने जहन में कर लिया करें स्टार्ट। ये तीसरा ये चीज़ है कि जो GRE के अंदर ये है कि वहाँ पे आपको अगर ऐसे भी लिखना है तो उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी ठीक होनी चाहिए। जो वहाँ पे कीबोर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, नॉट मैकेनिकल और नॉट लाइक ये लैपटॉप वाले, बस नॉर्मल होते हैं। और वो आसानी से बंदा कर लेता है उसके ऊपर जितना भी बंदा लिखना हो। चौथी चीज़ ये है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आपने टेस्ट देने जाना है तो एक दिन पहले आप तैयारी छोड़ दें, बस आपने जितनी तैयारी कर सकते थे आप कर चुके हैं। आप GRE vocab को दोबारा रिवाइज करेंगे, आपको वो भूलना शुरू हो जाएगी। और आप जितना भी किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को अपने जहन को एग्जॉस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मसले पैदा होंगे। जितना रिलैक्स होकर इसकी तैयारी करेंगे GRE की उतना बेहतर है। क्योंकि GRE सिर्फ एक दफ़ा देना नहीं होता। इट्स नॉट लाइक कि आपको सेमेस्टर एग्जाम है जो आप एक दफ़ा फेल हो गए तो एक सेमेस्टर के बाद दोबारा देंगे। इट्स लाइक आप दोबारा भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं। सो जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम और बी रिलैक्स्ड, और इसको फिर आसानी से आप दें। चौथी चीज़ मैं इसमें आपको एक चीज़ कहूँगा कि मैंने पहले भी काफ़ी लोगों से डिस्कस किया हुआ, काफ़ी लोगों ने बताया जो GRE की प्रिपरेशन कर रहे थे कि मैक्सिमम आपको चाहिए कि आप 8 वीक्स मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको ये है कि आप 10 वीक्स दे दें। 10 वीक्स से ज़्यादा आपको बिल्कुल ज़रा भी देने नहीं चाहिए, बिकॉज हम सब जो हैं मैक्सिमम जो लोग हैं वो बैचलर्स करते हैं। ठीक है, जो सेट होता है, इवन सेट के लिए जो बच्चे हैं वो तैयारी जो करते हैं वो भी 2 महीने में कर लेते हैं, वो भी इसी तरह से सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अब बैचलर्स करके आए होते हैं, हमारी बेस स्ट्रांग होती है। ये तो नहीं है, पहले वाला टाइम नहीं, पहले वाला टाइम तो गुजर चुका है जिसके अंदर हमारी बेस इंग्लिश की स्ट्रांग नहीं होती है, या फिर हमारी वो मैथ्स की बेस स्ट्रांग इतनी नहीं होती थी। तो अब ये होता है कि हमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो गई होती है। तो अब ये है कि आप मैक्सिमम 8 वीक्स टाइम दें। अगर आपका थोड़ा लेट है, मतलब 10 वीक्स दे दें। अगर थोड़ा सा आपका लेट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा एग्जॉस्ट ना करें, आस्ते आस्ते फिर 1-2 घंटा दिन में दे दिया करें, ज़्यादा ना दिया करें। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है मुझे। अब अगर आप ये है कि पहले 4 वीक्स में 3-4 वीक्स में आप कॉन्सेप्ट मैं इस चीज़ कॉन्सेप्ट वगैरह देख लें। मैं इस चीज़ के जिन्होंने भी नहीं देखे वो दोबारा देखेंगे। एक नया सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा इधर अभी हाई कोर्ट के ऊपर। और दूसरा ये चीज़ है कि आप आई थिंक मैराटन की शायद है या मैक्रूज की वीडियोस वगैरह हैं, वो वीडियो लेक्चर्स वगैरह पड़े होते हैं, वो फ्री अवेलेबल हैं।
तो वो आप देखें। मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि जो बुक्स होती हैं दे आर नॉर्मली फॉर द गाइड्स। वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए होती हैं। बुक्स को जितना हम कंसल्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करनी होती हैं, क्लियर करने के लिए होती हैं। जबकि जब आप कोई वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होती है आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आई वुड रिकमेंड कि वीडियोस के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करें और वीडियोस को देखें। तो जो शेड्यूल आपका रहना चाहिए वो ये है कि आप मैक्सिमम जो टाइम दें आप विद इन 3 और 4 वीक्स आप सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह को क्लियर करें। जितनी जल्दी हो सके, मतलब 3 वीक्स में आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। फिर आप जो नेक्स्ट 3 4 वीक्स हैं वो आप प्रैक्टिस पे दें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इतना टाइम लगता है क्योंकि हम ना क्वांट के इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं और ना इसके ये एनालिटिकल राइटिंग है और तीसरा वो वर्बल है। तो इनके इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। आपको मैक्सिमम लगना चाहिए तो 3 हफ्ते लगने चाहिए, ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको जब आप ये 6 to 7 वीक्स के अंदर आप अपने ये कंप्लीट कर लें तो उसके बाद मैं कहूँगा कि आपको लास्ट लास्ट जो 2 से 3 हफ्ते हैं वो आपको मॉक एग्जाम से ऊपर देने चाहिए। 2 हफ्ते आप मॉक एग्जाम से करते हैं। मॉक एग्जाम्स का ये सीन है कि आप उसके अंदर काफ़ी सारे आते हैं जो जिनका मुझे आइडिया है। दो दो जो हैं पावर प्रेप के आते हैं, वो फ्री होते हैं। और दो जो हैं वो प्रिंसटन रिव्यू के आते हैं। उनके उनके तकरीबन 4 होते हैं। उनके अंदर 2 स्किप कर दें आप, 2 कर लें, वो यही वाला सीन होता है। 3 मैनहट्टन के आ रहे होते हैं, 4 कैपलन के आ रहे होते हैं और 3 ही ईटीएस के आते हैं। ये काफ़ी सारे मॉक्स होते हैं, इनमें से आप जितने करना चाहें उतने अर्न कर लें। तो लेकिन आई वुड रिकमेंड कि 8 मॉक्स काफ़ी होते हैं। 8 मॉक्स जितने अवेलेबल आपको फ्री में वो आप कर लें। पहला जो है 2 ईटीएस के, ये पावर प्रेप के जो हैं, दो 2 मॉक्स आते हैं। उसके अंदर आपको ये है कि पहला एक मॉक जो है वो पहले आप दें, मतलब कि स्टार्ट में बाकी सब मॉक्स देने से पहले सबसे पहले वो दे दें। फिर एट दी एंड कॉर्पोरेट का दूसरा मॉक जो है वो एट दी एंड दे जब आपका टेस्ट करीब आ रहा हो। ठीक है। इसमें ये सीन है कि दिन का एक मॉक दे दें या फिर 2 दिनों में एक मॉक दे दें। उसका ये सीन होगा कि उस एक दिन में आप वो मॉक दें, उसके बाद उसी दिन आप अपना एरर लॉग बनाएं कि आपके कौन से किसके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और उसके फौरी बाद, मतलब अगले दिन में आप उसी जो गलत हुए हुए क्वेश्चन है सबके आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। एक दफ़ा उनको गो थ्रू करें, एक दफ़ा उनको पढ़ें। और ये बहुत प्रैक्टिकल। जी। ये बहुत प्रैक्टिकल मेथड है। ये आपका सब कुछ इजीली रिकवर हो जाए, मतलब बहुत आसानी से आपका कवर हो जाता है। तो ये आई थिंक 10 वीक्स मोर देन एनफ होता है। और इसमें आप कर लें तो काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप 320 प्लस इंशाल्लाह से स्कोर करेंगे ही करेंगे। सर ये मॉक्स की दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, कौन कौन से हैं? क्या प्लान और? मॉक्स मॉक्स का कैपलन के हैं, ईटीएस के हैं, मैनहट्टन है मैनहट्टन है और प्रिंसटन के हैं। प्रिंसटन के भी रिव्यू 4 मॉक्स आते हैं। वो उसके अंदर आप पहले 2 मॉक्स के अंदर अगर 310 तक स्कोर कर लेते, 305 310 तक, तो अगले 2 मॉक्स देने की जरूरत नहीं होती। वो एक ही तरह के होते हैं सब। बाकी 2 जो हैं वो पावर प्रेप के होते हैं सबको। और ये सर आप कूपन की बात करते हैं, वो क्या चीज़ है? कूपन का ये सीन होता है कि जब आप जीआरई को रजिस्टर कराते हैं तो तब आप अक्सर जो है ईटीएस खुद भी, खासतौर से सब कॉन्टिनेंट वालों को अक्सर खुद भी वो कूपन वगैरह देते हैं। जब आप अपने आप को रजिस्टर चाहे तो आपको मेल भी करते हैं, कभी भी कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि अक्सर कूपन जो हैं वो मतलब ईटीएस कई लोगों को भेज रहा होता है तो वो लोग आगे सर्कुलेट कर देते हैं। तो कूपन का ये सीन होता है कि लाइक जीआरई जो है आपको डिस्काउंट देता है कि आप एग्जाम के अंदर 2 से 5 डॉलर फी है एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर टैक्स डालें तो तकरीबन पाकिस्तानी वो 61 62 हज़ार रुपये बनते हैं। तो जीआरई जो है वो कभी $25 का दे रहा होता है, कभी $30 का दे रहा होता है, कभी कभी $40 का दे रहा होता है। एक दफ़ा तो $60 का भी आ रहा है। ठीक है। ये कूपन होते हैं जिससे डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सीन है कि वो 15 20 हज़ार रुपये आपके कम हो सकते हैं।
आइट्स के अंदर भी सीन चलता है कि कूपन्स वगैरह आते रहते हैं, हमारे लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन वो कूपन्स वगैरह उसके मिलते रहते हैं, आइट्स के अंदर भी मिलते हैं। तो इनकी तो ये कोई वेबसाइट्स हैं जहाँ से मिलते रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ये। रेडिट के ऊपर ज्यादा आ रहे होते हैं, या फिर ये ग्रुप्स वगैरह डिस्कॉर्ड के ऊपर आते हैं। मैं डिस्कॉर्ड का एक दो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, उसमें आते थे। बाकी इधर उधर मतलब आपके अपने रिसोर्सेज हो तो वहां से मिलते जुलते रहते हैं। मैं मेंशन कर देता हूँ, मैं उनको ये स्लैक के अंदर मैं भेजता रहता हूँ। दो दफा मैंने भेजे हैं उनको, जब भी मैंने। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वांट को मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था, क्वांट का फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें ना क्वांट के ऊपर ज्यादा लोग तवज्जो दे रहे होते हैं। क्वांट को आप इस तरह आप जो है डिवाइड कर लें आपस में, मतलब अपने अपना जो टाइम है उसको, क्वांट को इस तरह डिवाइड करें टाइम को। ऐसे करें कि आप जो एक एक जो चैप्टर्स हैं उनको, मतलब सिक्स, छः अगर आप सपोज करें, उसके अंदर छः जो हैं, पाँच हैं, मतलब कि जो पाँच या छः बनते हैं। एक सेक्शंस आप कह लें या फिर एक तरह के टॉपिक्स आप कह लें क्वांट के। तो उनको आप, अगर पाँच है तो पाँच को 5 हफ्तों पर डिवाइड कर लें आप। ठीक है, और एक हफ्ते के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। और उनको भी यूं कर लें आप, क्योंकि अब ये है कि जिस तरह मैं आपको बताऊं, चलो फॉर एग्जांपल जो नंबर प्रॉपर्टीज है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मतलब 10 to 12% जो है वो इसके आ रहे होते हैं, नंबर प्रॉपर्टीज में से आ रहे होते हैं। नंबर प्रॉपर्टीज में पता ना सब कुछ, कि उसमें बेसिक ये फैक्टर्स वगैरह होते हैं, मल्टीपल्स, एचसीएफ वगैरह, रिमाइंडर्स, एक्सपोनेंट, रूट्स, पैटर्न्स और सीक्वेंसेस। ठीक है, इसके अंदर 10 to 12% जो है जीआरई का वो उधर से आ रहा था। सही है। अलजेब्रा कदर कम आता है, इक्वेशंस वगैरह जितनी भी होगी वो, सिंपल्स वगैरह, इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यूज, वो कदर कम आता है। वो 5 to 6 आप कह रहे हैं, एक तरह से क्वेश्चन के मिताब। जो ज़्यादा आ रहा होता है वो वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही होती है। ये ध्यान में रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स उसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा फोकस करिएगा। जैसे मीन, मीडियन, मॉड वगैरह हो गए, प्रॉपर्टी होगी, फिर रेशियोज हो गई, वेन डायग्राम्स, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने पढ़ाया था, सिंपल स्पीड, स्पीड डिस्टेंस, वर्क रेट, वर्क रेट टाइम, डेटा एनालिसिस, ये सारे जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके 12 to 16 तक आपके क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, 12 to 16%। तो इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। जो लास्ट के ऊपर आपकी ज्योमेट्री होती है। अब ज्योमेट्री के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी 3 4 कॉन्सेप्ट है। आपने ज़्यादा ज्योमेट्री में घुसना नहीं होता। सर्कल्स है, ट्रायंगल्स है, पॉलीगॉन्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, और 3D ज्योमेट्री। बस ये इतना छोटा सा है, आपकी क्वांट इतनी ज़्यादा तो है नहीं, बहुत बेसिक सी है, बहुत थोड़ी सी है। इन सबको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर आप इसको कर लें, तो मैंने एक दफ़ा इसको सारा रिव्यू करके देखा रहा, तो मैंने आई थिंक 2 हफ्ते के अंदर ये सारा का सारा क्वांट, मैं हालांकि मेरे क्वांट बहुत बुरा है, मैंने सारे को रिव्यू कर लिया हुआ था, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर वो स्मार्ट वर्क करेंगे रादर दैन हार्ड वर्क, तो ये आसानी से हो जाएगा। जबकि जो जो वो टेक्सचर विजन वगैरह उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं, आरसी वगैरह, डेटा कम्प्रीहेंशन वगैरह से वगैरह सब कुछ तो कवर हो चुका है। अब उसका ये है कि आप एक दफ़ा पढ़ें, उसको सॉल्व करें, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी कोई क्वेश्चन किसी के, कुछ भी जीआरई से रिलेटेड कुछ? अच्छा सर, ये जो अच्छा आप शॉर्ट रिवीजन बता रहे हैं, तो फिर ये आप कहाँ से शॉर्ट रिवीजन करते हैं? सॉरी, शॉर्ट रिवीजन मतलब कॉन्सेप्ट्स जो है, मैं जो जी, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करता हूँ। ये वैसे तो हम बुक्स खोलते हैं तो फिर तो बहुत ही टाइम तो लगता है ये, ना। तो रिवीजन फिर आप कहाँ से कर रहे होते हैं? रिवीजन जो है, मैंने तो अपने लिए नोट्स बनाए हुए हैं। मैंने अपने लिए बस रफ नोट्स बना लिए हुए थे, वो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। वो तो मैंने अपने नोट्स बनाए, उन्हीं से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। वो तो बहुत, मतलब मेरे पास 2 3 रजिस्टर्स हैं, वो फिल हुए हैं, उनमें मैंने नोट्स बनाए हैं। तो उन्हीं से मैं रिवाइज करता हूँ। और मैं पहले भी ये सजेस्ट किया था जब मैंने पहले दिन लेक्चर लिया था, कि नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि जो क्वांट है उसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिंपली ये कहता हूँ कि मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है,
और मतलब ये जिस तरह मैंने आपको बता दिया था इस तरह टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है, और हर एक जो है वो एक दो दिन में वो कवर कर लेता हूँ। तो उधर से मैं रिवीजन कर लेता हूँ। अगर मेरा कोई मैं इसकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो मेरा एरर लॉग जो बनता है उस एरर लॉग को क्लियर करने के लिए जो एरर आए होते हैं उनके कॉन्सेप्ट दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ। तो ये मेरा तो बहुत ज़्यादा बनता है ना, मेरा पॉइंट बहुत बुरा है। मैं तो बार बार ये कहता हूँ मेरा, मैं बहुत वीक हूँ, अभी तक वीक हूँ उसमें। अच्छा, मैंने इस चीज़ में ये ज्योमेट्री के अंदर मैंने बड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा सबको, तो मतलब इस चीज़ को देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर घूम घूम जाते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आपने बस ये करना होता है कि आप फार्मूलाज को बस मेमोराइज करें। अच्छा हाँ, वैद आपकी वाली बात को मैं फिर से कहूँगा कि वो फार्मूलाज को रिवाइज करना होता है। अब अगर आपको चाहिए ना, तो मतलब आपने एक दफ़ा रिव्यू करना है कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा, तो आप ये ये टारगेट टेस्ट प्रेप जो है उसका जीआरई के फार्मूलाज हैं, जीआरई इक्वेशन गाइड है उसकी ना। आई थिंक इधर शेयर्ड भी होगी, पता नहीं है स्लैक पे शेयर्ड है या नहीं। वो जीआरई इक्वेशन गाइड है, उसके ऊपर फार्मूलाज दिए हुए हैं सबके सब, ए टू जी, जितनी भी आपका मैथ है, जितना भी आपका क्वांट है, सबके सबके फार्मूलाज उधर के भी हैं। तो एक दफ़ा आपका रिवाइज वहीं से हो। तो उसके ऊपर भी ये इसके ऊपर मैं कहूँगा ज्योमेट्री का आपने फार्मूलाज बस होते हैं, फिर फार्मूलाज का रट्टा लगा। क्वांट के अंदर कुछ और तो रट्टा नहीं लगाना होता। फार्मूलाज को थ्योरम्स है कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आप उन प्रॉपर्टीज वगैरह को, थ्योरम्स को, प्रॉपर्टीज इसलिए रिक्वायर्ड होती हैं हर एक अ, मतलब पॉलीगॉन्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं, पॉलीगॉन्स के आगे जो हैं डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, सर्कल्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं, 3D जो शेप्स हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, जो कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री हमारे पास ग्राफ प्लॉटिंग फंक्शंस एक्स वाई प्लेन वगैरह उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, और लाइंस और एंगल्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब इन प्रॉपर्टीज का रिलेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसलिए आपको याद रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये एक तरह से इन फार्मूलाज के साथ एडजेसेंट होती हैं। ठीक है, आपको फार्मूलाज तैयार रहेंगे, आपको रट्टा लगा के रखेंगे, तो आपको इन प्रॉपर्टीज का भी आइडिया रहेगा कि किस प्रॉपर्टी के साथ कौन सा फार्मूला हमारे साथ अटैच हो। तो वो मैंने एक दफ़ा टॉपिक आपको बता दी कि ये लॉजिक इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है ये ज्योमेट्री जो है। बट लेकिन ये रट्टा लगाने के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल आप कह सकते हैं। लेकिन ये पहले भी सबको हाइपोटेन्यूस वगैरह, ये परपेंडिकुलर वगैरह, ये सब ऐसे ऐसे तो ये थे हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम था, ये सब कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। और हालांकि अब जीआरई ने तो इसके अंदर से वो भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है हमारे पास, जो साइन कॉस टैन वगैरह थे। तो ये बहुत सिंपल सी ये, बस जीआरई आपको घुमाता है बस, और कुछ भी नहीं करता। अब क्वेश्चन के अंदर घुमा देगा, बाकी क्वेश्चन बस। सो ये जीआरई की जो एग्जाम्स हैं ये मंथली होते हैं, वीकली होते हैं, या पूरा साल होते रहते हैं, या कुछ स्पेसिफिक सीजन है इनका? ये पूरा साल होते रहते हैं, एक महीने के अंदर 15 या 20 दफा हो रहा था। मतलब 5 या 6 दिन एक्सक्लूडेड होता है, बाकी हर रोज ये तकरीबन होता है। ये पूरा साल चलते हैं ये। लैंग्वेज वाला जितने भी टेस्ट हैं वो भी सारा साल चलते हैं, और ये जीआरई भी। तो मेरा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने एमएस किया रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस में। तो अब मैं जीआरई देने के बाद मैं अपनी फील्ड डाइवर्ट करना चाहता हूँ, तो ये हो सकती है इसमें, मतलब डेटा साइंस की तरफ मोल्ड करना चाहता हूँ। तो सर यामीन, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक आपका अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि रिमोट साइंस और जीआईएस क्या होता है? जी, ये जो रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस है ये अब पाकिस्तान में न्यू फील्ड है। तो इसमें बस थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये इसमें बीएसएमएस करवाती हैं। तो इससे पहले मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की थी।
तो उसमें उस टाइम पे ये नई फील्ड थी तो मैं इसमें आया, लेकिन अब जो है नहीं इसमें नहीं, भी डेटा मुझे साइंस थोड़ा है। सा ये एक्सप्लेन कर कि उस फील्ड में होता क्या था, कि मैं आपको बता सकूं कि उसके उससे डाटा साइंस का ट्रांजेक्शन कितना पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें ये ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें हम पोजीशनिंग सिस्टम होता है ना, जिस तरह हम गूगल पे अपनी लोकेशन कोई सर्च करते हैं तो वो हमें लोकेशन पे पहुंचाता है। तो ये वही पोजीशनिंग सिस्टम है, ये जीआईएस, सेटेलाइट रिलेटेड स्टडी है। हेलो। यस सर, यामीन आपकी आवाज़ आ रही है। जी। अच्छा, वो मैं ज़रा डिस्कस कर रहा था। अच्छा, मैं एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, टाइम ज़रा कम है, कि आप उधर वो अपना ये जीआरई अपना स्कोर वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि आपका जो जीआरई स्कोर है, आप जब ये कुछ जनवरी के अंदर जो है, जनवरी फरवरी के अंदर फुल ब्राइट अनाउंस हो जाती है, तो मैं ये चीज़ बता चाहूँगा कि जनवरी और फरवरी में आपको जीआरई की जो अपॉइंटमेंट है वो मिलना मुश्किल हो जाती है, बिकॉज तब ये फुल ब्राइट वगैरह के लिए काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तीसरी ये चीज़ है कि आपको ये दूसरी आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए भी अप्लाई करें। अगर किसी को कोई गाइड चाहिए होगी, अगर किसी को कुछ कोल्ड मेल्स वगैरह करनी है, तो मैं टेम्पलेट भी भेज सकता हूँ। और दूसरा ये रिव्यू, मैं रिव्यू भी कर दूंगा। और सर, कोल्ड मेल के हाईकोर्ट गुरु है ना जी जी चलें। हाँ जी, हाँ जी, कैरियर बिल्कुल आईकोड सर्विसेज गुरु में? की। आप भी आ जाया करें कैरियर सर्विसेज में, तो हम जरूर शेयर करेंगे। ठीक 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 ठीक। वो मैं ज़रा इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मुझे नहीं था इस आइडिया कैरियर सर्विसेज में। हाँ, वो अगर आप 5 बजे ना, सैटरडे 5 PM पे सेशन होता है, तो अगर आप वहां पर आके शेयर करें सबके लिए, तो ज्यादा बेहतर ओके हो जाएगा। ओके ओके, चलें ठीक है। वैसे वो लीड कर रहे होते हैं, लेकिन आप भी ऐड कर सकते हैं। श्योर श्योर, चलें मैं वो ज्वाइन कर। अच्छा, और तीसरा ये चीज़ थी कि आप अपने जो हाँ, ये याद रखिएगा कि आपने स्कोर्स किधर भेजने हैं, तो इसलिए आप यूनिवर्सिटीज़ को पहले फाइनल कर लें और प्रोफेसर्स वगैरह को मेल करना पहले से स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह फाइनल हो जाए, ताकि उनको यूनिवर्सिटीज़ को आप अपना स्कोर भेज सकें। अच्छा, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम बाद में सेलेक्ट कर सकें? जैसे आइल्स में हमारे पास ऑप्शन है कि हमने मतलब टेस्ट पहले दिया हुआ है, और अब हम बेशक उनकी वेबसाइट पे अपने अकाउंट से वो सेलेक्ट करके रिजल्ट भेज सकते हैं बाद में भी। क्या जीआरई में भी नहीं ऐसा ही है, सर, या उसी दिन हमने सेलेक्ट करना है जो फ्री वाला है? नहीं सर, बस उसी दिन आपने सेलेक्ट करना है। जो फ्री वाला ऑप्शन है आपके पास उसी दिन है, सिर्फ 5 यूनिवर्सिटीज़ का। वो सिर्फ उसी वक्त है, जैसे टेस्ट आप देंगे, जैसे ही आपका खत्म होगा, आपको स्कोर सामने विजिबल हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा कि किन यूनिवर्सिटीज़ को आपने भेजना, बस। उसके बाद आपको $50 आपको चार्ज करना करेगा ही करेगा ATS। अच्छा, ATS की पॉलिसी पहले भी थी और ये वाली भी है। ये USEFP की तरफ से भी है ये वाली पॉलिसी, कि जीआरई जो है, ATS जो है, वो खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट वालों को अगर हम एप्लीकेशन दें और हमारा स्कोर अच्छा हो, और ये मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता, ये पिछले साल तो थी, तो ये आपकी फ़ी जो है वो 50% जो आपने सबमिट करवाई होती है जीआरई की, वो आपको रिटर्न भी करता है। ये भी ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। मैं ज़रा इसके बारे में देखूंगा, फिर मैं वो स्लाइड में भेज दूँगा। ये आई सर, ये कोड फुल गुरु में ब्राइट में होता मेंशन। है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करें तो आपको रिफंड करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलें, सही है, इसके अंदर मेरे ख्याल से इसमें नहीं है। चलें, थैंक यू फॉर द करेक्शन। जी चलें, और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, ये जो कूपन शेयर किए गए थे, तो मैंने भी शेयर किए यहाँ पे, तो ये टाइम के साथ एक्सपायर हो जाते हैं या फिर ऐसे ही जी जी वैलिड सर, रहते हैं? ये एक्सपायर हो चुके हुए हैं। ये सितंबर के टेस्ट के हम्म। लिए थे, जिसमें सितंबर में देना था। अक्टूबर के लिए ओके अभी ओके। तक तो नहीं आए, मैंने अभी तक तो नहीं देखे। जब आएंगे मैं शेयर कर दूंगा। ये CC25T जो है, ये अभी भी चल रहा था। ये मेरे ख्याल से 3-4 दिन हुए हैं शायद एक्सपायर हुआ। ये ये खास तो ये इंडियंस को आया हुआ था, और पाकिस्तानी भी इससे फ़ायदा ले रहे थे, CC25T। लेकिन अब का मुझे आइडिया नहीं।
चलें और कोई फिर, क्वेश्चन किसी का? टाइम भी पूरा हो गया। जी सर, जी सर। चलें जी, थैंक यू सो मच बाकी थैंक सबके लिए जी, थैंक यू सो मच अच्छा फॉर सर, द सबके जरगाम का इंफॉर्मेटिव जो, पार्टिसिपेशन सेशन। किया। ओके वो चले गए। जी जी, बोलें। जरगाम सर का क्वेश्चन था, वो चले गए। चलें ठीक। अच्छा, चलें जी, सबका तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सेशन गया हमारा ये। अगले नेक्स्ट सेशन में जो भी लीड करेगा सेशन में ज़रूर अटेंड करेंगे, सब अटेंड करिएगा जीआरई के नेक्स्ट सेशन सेशन को। सब सपोर्ट करते रहें एक दूसरे को, ये जीआरई वाली भी कम्युनिटी है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर द पार्टिसिपेशन। जी, थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज सर। सर कासिम, सर यामीन, इतना अच्छा सेशन लीड करने के लिए। और जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और स्पेशली उनका थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह जो नया सेशन आएगा उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। जी, आई होप तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक फिर या अल्लाह उससे हाफिज। नेक्स्ट वीक ना एक सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप देख के अगर जिसको फिजिबल है वो ज़रूर अटेंड करें। इंशाल्लाह जी। चलो ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।